हेलो। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। हाँ, ठीक। देखिए, उस दिन हमने भाषा कौशल के अंतर्गत पहला कौशल देखा था, श्रवण कौशल। मैंने आपको कहा था कि किसी भी भाषा में परिपूर्ण होने के लिए या किसी भी भाषा में यदि हमें निपुणता हासिल करनी है, उस पर प्रभुता हासिल करनी है, तो हमें 4 कौशल का विकास करना पड़ता है। और ये 4 कौशल श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल। और इन कौशल का उपयोग करके, इन कौशल में निपुणता हासिल करके हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता तथा ग्रहण क्षमता को हम बहुत उसका विकास कर सकते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी जीवन में उसे भाषाई कौशल का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषाई कौशल का विकसित करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए स्कूली स्तर से ही शिक्षक विद्यार्थियों के इस क्षमता का विकास करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर सहायता करते रहता है। तो कल हमने मतलब पिछले लेक्चर में श्रवण कौशल के बारे में देखा। आज हम भाषण कौशल के संदर्भ में देखेंगे। भाषण कौशल का मतलब होता है बोलना, बोलना या बात करना। अब हम बात करने का जो हमारा कौशल है, जो स्किल है, उस स्किल को विकसित करने के लिए विकसित कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, भाषण कौशल में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम सभी को लगता है कि हमारा भाषा पर अधिकार हो, और भाषा पर हमारा अधिकार होना बहुत जरूरी माना जाता है। भाषण कौशल का अधिकार क्या मतलब क्या है कि हम भाषा में इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करें कि हम अपने संपूर्ण भावों को और विचारों को प्रभावकारी रूप में दूसरे को तक पहुंचा सके, मतलब अभिव्यक्त कर सके। प्रभावकारी अभिव्यक्ति को ही हम भाषण कौशल कहते हैं। अब प्रभावकारी अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे, ये मेरी कही हुई बात समझे, ये मेरी हुई कही हुई बात अत्यंत स्पष्ट रूप में समझे। मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा कम्युनिकेशन प्रभावात्मक रूप में हो, उस पर प्रभाव पड़े, कही हुई बातों का असर पड़े, या कही हुई बात वो सहजता से समझ सके। इसलिए जरूरी है कि उसका भाषा पर अधिकार होना। भाषा पर अधिकार होने से मतलब क्या है कि भाषा को पूर्ण रूप से हम समझ पाए। जैसे देखिए, भाषण कौशल को हम सामान्यता, मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लगता है कि उसकी भाषा प्रभावात्मक हो, अभिव्यक्ति प्रभावात्मक हो, तो उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छा है, और दूसरा उसके सार्वजनिक जीवन के लिए भी अच्छा है। सार्वजनिक, क्योंकि हम देखते हैं हम व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब समाज में जीते समय जब हम बाहर पढ़ते हैं, हमारा जब लोगों के साथ संबंध आता है, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे वो दुकानदार के साथ हो, विभिन्न कंपनियों के साथ हो, रिक्शा वाले के साथ हो, या अन्य कहीं पर व्यापारियों के साथ हो तो तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से भाषा के माध्यम से जी पाते हैं। हम अपने समस्त हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छा है कि हमारे हमारे अपने भाषा पर हमारा अधिकार हो, और सार्वजनिक जीवन के लिए भी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मातृभाषा शिक्षण के लिए हमें ज्यादा श्रम लेना नहीं पड़ता है। हम अपने माता पिता और अपने भाई बहनों और परिवारजनों से ही अनुकरण के माध्यम से मातृभाषा को सहजता से सीख लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो जहां हमें परिश्रम लगता है वो अन्य भाषा शिक्षण। अन्य मतलब कौन सी? मातृभाषा को छोड़कर जो दूसरी भाषा है, चाहे वह हमारी यदि मातृभाषा मराठी है और हमें हिंदी सीखनी हो, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, या विदेशी भाषाएं सीखनी हो, रशियन हो, चाइनीज हो, जापानी हो, तो ये भाषा सीखने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, हमें बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इसको प्रयास पूर्वक अर्जित किया जाता है। इसलिए सबसे जरूरी ये होता है कि हम भाषा शिक्षण के लिए हमें किसी भी प्रकार की भाषा को सीखना हो तो सबसे पहले हमें श्रवण कौशल का ही आधार लेना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, और सुनकर श्रवण कौशल के विकास के साथ ही भाषाई कौशल का विकास होता है। मतलब हम जितना सुनने की क्षमता रखते हैं उतना ही बोलने की क्षमता हम रखेंगे। जैसे जैसे नए नए विचार, नए नए शब्द हमारे कान पर पड़ते हैं, वैसे ही हम व्यक्त करने के लिए वो विचार और शब्द हमारे काम में आते हैं। एक दो चार बार अगर एक आध शब्द हमने सुना, उस शब्द का प्रयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी करने लगते हैं। मतलब अपने आप हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता को अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होते रहता है। इसलिए बोलना जिसको है अच्छा, अभिव्यक्ति क्षमता जिसको अच्छी तरह से प्रभावात्मक रूप में बढ़ानी है, तो उसके लिए जरूरी होता है हमारे श्रवण कौशल का विकास करना पहले। मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना हम सुने, क्योंकि सुनने से होता क्या है, हम ध्वनियों को पहचानते हैं, वाक्य को पहचानते हैं, अर्थों को समझ पाते हैं। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, इसका बोध होने लगता है, सुनने से बोध होने लगता है। तो ये बोध हमारे
अभिव्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक आध शब्द का उच्चारण कैसे करना है, वो जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उच्चारण कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शब्द के उच्चारण को सुनना, शब्द के ध्वनियों को सुनना। तो ये ध्वनियां हैं, वाक्य है, अर्थ है, इनको जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम प्रभावात्मक रूप में बोल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ये प्रारंभिक स्तर है। भाव और हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिए दो भाषा कौशल के दो भाग होते दिखेगा। एक तो उच्चारण भाषण कौशल में, और मौखिक अभिव्यक्ति। सबसे पहले भाषा कौशल में देखा जाता है कि आप कैसे बोलते हैं, आपके शब्दों के उच्चारण कैसे हैं, आप किस रूप में शब्दों को उच्चारते हैं। मतलब ध्वनिया हो, एक आध शब्द पर जोर देना हो, आप एक आध शब्द को जोर देकर बात करते हैं, एक आध शब्द को लंबा खींचते हैं, तो तान अनुतान, शब्दों का उतार चढ़ाव, तो ये सबसे जरूरी होता है हमारे उच्चारण में। तो सबसे पहले जरूरी है, बोलने से पहले कोई भी व्यक्ति एक सुर में नहीं बोलता है, एक सुर में नहीं बोलता है। कभी शब्द को ऊपर, कभी नीचे, कभी रुक कर, कभी जोर देकर, कभी जल्दी जल्दी से। तो ये जो डायग्राम है बोलने का, ये जो है वो आलेख कम ज्यादा नीचे ऊपर होते रहता है। तो इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो उच्चारण के स्तर को समझना सबसे पहले आवश्यक होता है, ध्वनियों को समझना, शब्दों को समझना, वाक्यों को समझना और अर्थों को समझना। तो ये सबसे पहली बात होती है कि हम उच्चारण, हम जैसे सीखते हैं ना एक आध भाषा को, तो सबसे पहले ये सुनते हैं कि शब्द को कैसे उच्चारित किया जा रहा है। इसलिए अन्य भाषा को सीखते समय हम शब्द के उच्चारण को भी समझते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है हाफ, हाफ का स्पेलिंग क्या है? क्या स्पेलिंग है हाफ शब्द का? HALF। HALF। लेकिन इसमें यल का कहीं उच्चारण हुआ है क्या? नहीं। नहीं हुआ है। यदि हम इस शब्द को ना सुने और हमें कहा जाए कि यह शब्द क्या है, तो हम HALF, हल्फ ऐसा कहेंगे, क्योंकि हमने उसको सुना ही नहीं। लेकिन केवल शब्द को पढ़ने से हमें शब्द का उच्चारण कैसे करना है ये हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले उच्चरित शब्द को सुनना पड़ता है। तो HALF में यल का कहीं भी उच्चारण नहीं, तो हाफ इसी तरह का उच्चारण है। तो ये समझ ले जरूरी कि हम जो है सबसे महत्वपूर्ण रूप में हमें शब्द के उच्चारण को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो उच्चारण की प्रक्रिया में ध्वनियों को समझना, इसलिए शब्द का सही उच्चारण हो। आप उच्च विद्या विभूषित है, लेकिन आप के मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं वह शब्द यदि अपरिपक्व हो, वह शब्द यदि अवांछनीय हो, वह शब्द यदि अश्लील हो, वो शोभा नहीं देते। इसलिए शब्द का उच्चारण सही ढंग से करना ये सबसे पहले जरूरी होता है। इसलिए हम भाषण कौशल का विकास करने से बेहतर पहले ये समझेंगे कि हम शब्द को सही रूप में उच्चारण करना सीखें। उसी तरह कौन से शब्दों पर बल देकर बात करनी है, कौन से शब्द, इससे परिचित होना आपको जरूरी है। एक आध शब्द पर हम जोर देकर बात करते हैं, एक आध शब्द को हम हल्के से बात करते हैं। तो बलाघात जिसको कहा जाता है, शब्द पर आघात, मतलब शब्द उच्चारण की प्रक्रिया में शब्द को किस रूप में उच्चारित किया जाए यह भी महत्वपूर्ण है। शब्द कितना जोर देकर बात करे यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह भी समझना जरूरी है। उसी तरह तान अनुतान, मतलब हम प्रत्येक भाषा का एक पद्धति होती है, देखिएगा। जैसे मराठी भाषा हो, जैसे पंजाबी भाषा है। पंजाबी भाषा अपने आप में जिसको कहा जाता है कि प्रखर है, वो प्रखर है, बोलने में ऐसा लगता है जैसे जोशपूर्ण भाषा है।
उसमें कोई मृदुता नहीं होती, प्रत्येक शब्द पर जोर देकर बात करते हैं पंजाबी भाषा में। उतना ही जो उर्दू है अत्यंत सौम्य भाषा है, अत्यंत काव्यात्मक भाषा जिसको कहा जाता है, वो उर्दू उर्दू भाषा है। उसी तरह हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा है, एक अलग पद्धति से बोली जाती है। तो प्रत्येक भाषा के बोलने की लयात्मकता वो अलग अलग होती है। इसीलिए हम मराठी बोल रहे हो तो मराठी के तरह से बात करनी चाहिए। इसी तरह तमिल लैंग्वेज है, ये दक्षिण की कन्नड़ है, तमिली है, तेलुगु है, इतनी जल्दी जल्दी बोली जाती है, अलग लयात्मकता है उसकी। शब्द पर तान अनुतान प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है। इसलिए हम खासकर देखते हैं जो दक्षिण के लोग होते हैं, मतलब दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के हो या कर्नाटक के हो या आंध्र के हो, वे अंग्रेजी को बोलते समय दक्षिण तमिल तमिल को बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तेलुगु को जैसे बोला जाता है वैसे बोलते हैं अंग्रेजी को भी। मतलब वो लय, जैसे अपनी भाषा की लय है वैसे ही अंग्रेजी भाषा की लय उनकी हो जाती है। तात्पर्य क्या है, तो हम कहते हैं कि ये अंग्रेजी ढंग से अंग्रेजी कितना भी करेक्ट बोलता, लेकिन अंग्रेजी बोलने का प्रभाव उसका नहीं होता। अंग्रेजी अंग्रेजी की तरह से बोली जाए, उर्दू उर्दू की तरह ही बोली जाए। देखिएगा उर्दू शब्द में कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो अलग है। जैसे गजल शब्द है, एक बार उच्चारण कीजिए इस शब्द का, गजल। गजल शब्द बोलिए ना एक बार। हेलो। गजल। हाँ, तो मैं अगर बोर्ड होता तो उस पर लिख कर देता आपको। तो हाँ। हम मराठी की तरह उसको गजल बोलते, गजल, है ना। लेकिन एक्चुअल ये गजल शब्द गजल नहीं है, ग के नीचे बिंदी है और ज के नीचे बिंदी है, तो उसका उच्चारण यहां से होता है गजल, गजल, इस तरह से, गजल, इस तरह से उच्चारण। हम उसको गजल न कहते, गजल कहते, गजल। उर्दू के शब्द को उर्दू की तरफ, जैसे हम ज्यादा कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन ये उर्दू शब्द है, ज्यादा शब्द है, जी जी, इस तरह का, ज्यादा से ज्यादा यह शब्द है। जैसे खान शब्द कहते हैं, शाहरुख खान, लेकिन एक्चुअल हम हिंदी की तरह उसको खान कहते हैं, लेकिन खां ये उर्दू शब्द है, खां, जैसे बिंदी होती है ना ऊपर खा पर, तो खां ये शब्द होता है। तो उर्दू को उर्दू की तरह बोले, मराठी को मराठी की तरह बोले, पंजाबी को पंजाबी की तरह बोले, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह बोले, तो प्रत्येक भाषा का तान अनुतान अलग होता है। इसलिए अगर हमें भाषा को प्रभावकारी बनाना है हमारी, तो भाषा की प्रकृति के अनुसार ही हमें बोलना पड़ेगा, तान अनुतान को समझना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा, तो बलाघात हो, अनुतान हो या उच्चारण, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भाषा को प्रभावात्मक बनाने का। मौखिक अभिव्यक्ति भी सबसे बहुत जरूरी है। देखिएगा, ये जितना ये महत्वपूर्ण होता है उतना ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जब बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो प्रत्यक्ष रूप में बोलते समय ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि वक्ता के मन में उत्पन्न जो भाव है और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द, अर्थ और व्याकरण को समझना। हम अपने भाव को यदि अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कौन से शब्दों को चुने, ये सबसे महत्वपूर्ण है शब्द संरचना में। देखिए, अगर आपके पास 10 रुपए है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए है, और आपको कहा जाए कि 10 रुपए में जितना कुछ आता है उतना खरीद लो, तो हो सकता है कोई 2 रुपए की चीज लेगा, या कोई 1-1 रुपए के 10 चीजें लेगा, या कोई 50-50 पैसे की 20 चीजें लेगा, या कोई 5-5 रुपए की 2 चीजें लेगा। लेकिन किसी के पास 100 रुपए है और मैं उसको कहूं कि जितनी चीजें आती है खरीद लो, आप मुझे बताइए
10 रुपए वाले के पास ज्यादा स्पेस होगा या 100 रुपए वाले के पास ज्यादा स्पेस होगा चीजें खरीदने के लिए? सौ किसके रुपए पास? वाले के। 100 रुपए वाले के पास, क्योंकि उसके पास जो है 10 गुना पैसे है उससे। उसी तरह जिसके पास जितनी शब्दावली है, शब्द संख्या है, उतनी शब्दावली, और जिसके पास बहुत सारी शब्दावली, मतलब जिसके पास शब्दों की संख्या ज्यादा है, जिसके पास शब्दों का भंडार ज्यादा है, वो ज्यादा प्रभावकारी रूप से बोल पाएगा, या जिसके पास शब्द का भंडार कम है वो ज्यादा प्रभावकारी रूप में बोल पाएगा? कौन प्रभावकारी रूप में बोल पाएगा? कौन बोल पाएगा? जिसके पास ज्यादा शब्द का भंडार है। हाँ, जिसके पास ज्यादा, स्वाभाविक उदाहरण है कि जिसके पास ज्यादा शब्दावली। इसका मतलब हमें अधिकाधिक रूप में बोलने के लिए, अधिकाधिक रूप में प्रभावकारी बोलने के लिए क्या होना जरूरी है? हमारे पास शब्द का भंडार ज्यादा होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा शब्द को, तो भाषा में कई प्रकार के शब्द होते, कई प्रकार के शब्द होते, व्याकरणिक शब्द होते, कोशीय शब्द होते, व्यावहारिक शब्द होते। प्रत्येक वस्तु को, क्रिया को, गुणों को, प्रतीकों को अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। उन सभी प्रकार के शब्दों को जानना हमें जरूरी होता है। शेक्सपियर ने कहा था कि एक 2500 शब्द में, एक 250 शब्दों में मनुष्य की जिंदगी होती है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो एक 250 शब्दों में जीकर मर लेता है। जैसे एक खेतिहर मजदूर है, हम देखिए, खेतिहर मजदूर है, वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, रात को सोने तक कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है? उठना, बैठना, खाना, पीना, खेती, बैल, खत, धान, बाजार, यही शब्द उसमें हो गए ना। कितने हो सकते हैं ऐसे शब्द कुल मिलाकर? उन उस दिन हम देखें तो कितने शब्दों का प्रयोग करता है? तो कुल मिलाकर 200-250 शब्दों का। और ज्यादा अगर देश और दुनिया की बातें वैसे करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा 300-350 शब्द उसके पास हो। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति के पास, क्योंकि उस खेतिहर मजदूर का संबंध समाज शास्त्र से नहीं आया है, जीव शास्त्र से नहीं आया है, भौतिक शास्त्र में जो शब्द है उनको नहीं आया है। हमारे पास शब्द के भंडार ज्यादा है, क्योंकि हमें व्यावहारिक जीवन की सभी शब्दावली मालूम है, पाठ्यक्रम की सभी शब्दावली मालूम है, हमारे समग्र विषयों की सभी शब्द, बहुत से शब्दावली हमें पता है, राजनीति की, अर्थनीति की, फिल्म, मनोरंजन, हमारा जितना ज्यादा संपर्क बढ़ गया, तो अगर उसके पास 300 शब्द है तो हमारे पास कम से कम 2000 शब्द होंगे। इसलिए वो जितना बोल पाता है एक आध विषय पर, उसको 5 मिनट में बोलने के लिए कहा जाए वो बोल नहीं पाएगा। टूटी फूटी भाषा पर उसके पास शब्द ही नहीं होंगे ज्यादा बोलने के लिए। लेकिन हमें यदि कहा जाए कि बोलो, हम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बोल पाएंगे। अगर उससे भी बेहतर जिसके पास ज्यादा शब्दावली है वो अच्छी पद्धति से शब्द का प्रयोग करेगा, प्रभावात्मक रूप में बात करेगा। इसका तात्पर्य है कि शब्द का चुनाव शब्द में हमारे पास होने चाहिए। इसलिए शब्द व्याकरणिक हो, व्यावहारिक हो, प्रत्यय हो, इसलिए बोलते समय हम केवल सपाट बयानी में बात नहीं करते। हमारे पास हम बोलते समय बिंबों का उपयोग करते हैं, प्रतीकों का उपयोग करते हैं, कहावतों का उपयोग करते हैं, मुहावरों का उपयोग करते हैं। शब्द भंडार अपना ऐसा होता है, लाक्षणिक रूप में बात करते हैं, व्यंग्यात्मक रूप में बात करते हैं। तो ये वैरायटी, भाषा को बोलने की वैरायटी होनी चाहिए आपके पास। एक सपाट बयानी में अगर बात करेंगे आप तो सामने वाले व्यक्ति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जमाना ऐसा है, आपको मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब क्या है? हमें कभी बोलते समय मुहावरों का, लोकोक्तियों का, व्यंग्यात्मक शब्द का, व्यंजनात्मक शब्द का, प्रतीकात्मक शब्द का, प्रभाव, ये अगर हम वैरायटी लाएंगे तो ही सामने वाला व्यक्ति हमें गौर से सुनेगा, उसको कानों को सुनने के लिए अच्छा लगेगा। किसी विषय को समझाने के लिए जरूरी होता है कि अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर समझाया जाए, अलग अलग प्रकार के प्रतीकों का उपयोग करके सुनाया जाए, अलग अलग प्रकार की लोकोक्तियों का,
प्रासंगिक घटनाओं का उदाहरण देकर बात को समझाया जाए, तो ही जो है वह हम बात को समझ पाए। जैसे कृष्ण को जो होता है, एक बार हमें पता है कृष्ण हट करता है कि मुझे चंद्रमा को पकड़ना है। अब वाकई में वो चंद्रमा को पकड़ पाएगा क्या? तो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जिद करता है कि मुझे चंद्रमा को ही पकड़ना है। तो यशोदा क्या करती है, एक एक पानी की थाली लाती है, और उस पानी की थाली जब स्थिर हो जाता है पानी, तो उसमें चंद्र उसको दिखाई देता है। तो उसको कहती है, ये देख ले चंद्र एक तेरे पास आ गया, नजदीक आ गया है, अब उसको पकड़ ले। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। कहने का मतलब प्रतीकात्मक रूप में उसने चंद्र की प्रतिमा को वहां पर लाया। समाधान हो गया। प्रतीकात्मक रूप में शब्दों का प्रयोग करना। कोई व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको गधा कहने के बाद इसका मतलब होता है वो मूर्ख कहना चाहते, उसको मूर्ख कहना चाहते। तू तो घोड़े की तरह तेज दौड़ता है। उसके दौड़ने की क्रिया को हमने घोड़े की उपमा दे दी। घोड़े की तरह तू दौड़ता है, बंदर की तरह इधर उधर क्यों कुचल रहा है? ये जो बातें, तो प्रतीकों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। ये वैरायटी लाना बहुत जरूरी है। ये वैरायटी कौन ला सकता है? जिसको लोकोक्तियों का, जिसको मुहावरों का, जिसको व्यंग करने का, जिसको अलग अलग प्रकार के प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग करना पता हो, तो वो प्रभावकारी रूप में बात। इसलिए हमारा उत्तर जब हम परीक्षा में लिखते हैं ना, तभी प्रभावकारी बन पाता है जब आप वैरायटी में लिखते हैं। नहीं तो एक सपाट बयानी में लिखना, उसमें कुछ मजा नहीं हो, उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब मोदी जी भाषण करते हैं ना, तो स्वयंस्फूर्त भाषण करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर बात करते हैं। अलग अलग एक साधारण लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर, प्रतीकों का, व्यंगों का प्रयोग करके। जब राज ठाकरे भाषण करते हैं तो सभी उनके लिए भीड़ करते हैं उनके भाषण में। क्यों? वे व्यंग भी करते हैं, टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, कभी कभी जोक करते हैं, कभी कभी प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आह्वानात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वैरायटी उनकी भाषा में है। लेकिन अगर किसी की भाषा में वैरायटी नहीं, वो उसके बाद भाषण कौशल है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, प्रके आत्रे, पुल देशपांडे, नामवर सिंह, इन लोगों के भाषण हम क्यों सुनने में मजा आता है हमें? क्योंकि उनके पास बहुत शब्दों का भंडार है। वो सहज रूप में किसी भी बात को समझाने की उनकी ललक बहुत अच्छी है, पद्धति उनकी बहुत अच्छी है। इसलिए कोई टीचर, अगर टीचर आपको एक आध प्रसंग यदि समझ में नहीं आता है, तो आपको उदाहरण देकर, कोई उदाहरण देकर उसको समझाता है, तो उसकी वो कुशलता है भाषा की, कि किसी विषय को समझाना हो तो एक अलग पद्धति से भाषा के माध्यम से वो समझाए। तो ये जरूरी होता है। व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। व्याकरणिक शब्द वर्ग जो होता है, मतलब क्रिया, क्रियापद, उसमें जो शब्द होते, उनका भी एक सक्रिय शब्दावली होती है, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। और उसी तरह अर्थ शिक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, केवल शब्द का ज्ञान होकर चलेगा नहीं, अर्थ का भी ज्ञान हमें चाहिए। अर्थ का ज्ञान मतलब क्या है? शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सीधी सीधी बात कहना, सीधी सीधी अभिधा, कोई बात लक्ष्यार्थ रखकर करना। जैसे अगर सास बहू के उदाहरण आपको पता है, अगर सास को बहू को कुछ कहना है, या बहू के प्रति उसको गुस्सा है और उसको उतारना है, वो सीधे सीधे बहू को गालियां देती है क्या? देती है क्या? बोलो। नहीं। नहीं देती। नहीं, वो क्या करती है? वो क्या करती है? इसके उसके एग्जाम्पल देती। एग्जाम्पल देती, या किसी को गालियां दी। भाई छोटे बच्चे को पकड़ लेगी, अरे तुझे अक्ल नहीं है क्या? इतना बड़ा हो गया है, कब अक्ल आएगी तुझे? और कितना समझाए तुझे, कितना समझ कर लिया हमें, तुम्हें थोड़ी तमीज तुम्हें सिखाई या नहीं सिखाई? ये एक्चुअल उसको कहना होता है अपने बहू को, लेकिन वो बेटे को या किसी छोटे बच्चे को लेकर बात करती है, या किसी पड़ोसी को लेकर बात करती है।
कहने का मतलब उसका जो संकेत है वो बहू की तरफ ही है, लेकिन उसने दूसरे को बात की, वो बहू को बराबर समझ में आता है। वो भी सास को कुछ नहीं कहती, वो भी सास को कुछ नहीं कहती, वो उसी बच्चे को कहती है। समझदारी काहे से आएगी? जो सामने वाला भी व्यक्ति समझदार होना चाहिए, उसने भी समझ कर लेना चाहिए। एक्चुअल ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उसने माध्यम किसको बनाया है? वो लड़के को माध्यम बनाया। तो लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंग से बात करना, वो भी समझ में आना चाहिए। मैंने आपको कहा था, आप तो बड़े होशियार है, आपके क्या कहने, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आ गए प्रधानमंत्री, आ गए लीडर, आ गए मुखिया, आ गया हीरो, ये जो बातें करते हैं ना व्यंग से, तो ये व्यंग को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो लक्ष्यार्थ शब्द को समझना, व्यंग्यार्थ शब्द को समझना, मतलब अर्थ शिक्षण भी महत्वपूर्ण है, अर्थ शिक्षण भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आपको कहा था, ये कॉमन सेंस होता है व्यक्ति का, हम कौन सी जगह पर कैसी बात करें। इसलिए उस दिन मैंने आपको उदाहरण दिया था, यदि आप किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और हम वहां सांत्वना देने के लिए जाते हैं, तो शब्द का चुनाव हमारा होता है, हम क्या कहे, यह महत्वपूर्ण होता है। तो हम कहते समय हम कभी हंसते नहीं है वहां पर, या कोई जोक नहीं सुनाते, या किसी राजनीति पर या इधर उधर की चर्चा नहीं करते। हम जाने के बाद, हम चाहे इधर कितना भी बातूनी हो, बड़बड़ बड़बड़ करते हो, लेकिन वहां जाने के बाद शांत बैठते हैं, केवल मौन की भाषा हमारी ज्यादा होती है, उसके बाद हम कुछ कह नहीं पाते। एक आध शब्द में हम उसे कहते हैं कि संभाल लेना अपने आप को, बाकी ज्यादा तो नहीं। और हमें वहां ऐसा नहीं लगता कि चलो ये नाराज हो गया है, घर वाले में किसी की मृत्यु हो गई तो ये नाराज हो गया, इसको एक जोक सुनाकर हम हंसा दे, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं। प्रसंग अनुकूल भाषा का और शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। शब्द का प्रसंग के अनुसार अगर हमने उपयोग नहीं किया तो अनर्थ हो गया। और शब्द के बांध, जैसे मैंने कहा, एक बार छोड़ दिए तो वापस आते नहीं। आपको पता है कि द्रौपदी ने एक बार महाभारत में हस्तिनापुर में जब दुर्योधन आता है, तो फूलों की सजावट पानी पर की होती है, पानी का हौद होता है वहां पर, और वो गिर जाता है पानी में, तो हंसकर वो द्रौपदी कहती है, क्या कहती है? पता है आपको क्या कहती है? नहीं। नहीं पता है। वो कहती है, अंधे का बेटा अंधा, मतलब वो धृतराष्ट्र का बेटा है, तो अंधे का बेटा अंधा। इतना अपमानजनक वो महसूस करता है दुर्योधन, कि वो बदला लेने की ठानता है, बदला लेने की ठानता है, और इस द्रौपदी का बदला लिया। पूरा महाभारत उसके बाद घट जाता है, हमने देखा है पूरा महाभारत, मतलब इतना बड़ा महाभारत घट जाता है केवल एक शब्द के लिए, अंधे का बेटा अंधा कहने से, इतना महाभारत। तो शब्द का गलत प्रयोग, शब्द का प्रसंगानुकूल प्रयोग ना करना, इसलिए बहुत से राजनेता जो होते हैं ना, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। जैसे हमने देखा करंटली, कंगना रनौत ने हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि है उद्धव, अर्नब भी कहता है कि उद्धव। एक्चुअल में हमारे वो मुख्यमंत्री है, वो अदब से उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके शब्द का अदब से प्रयोग करना चाहिए। शब्द प्रयोग उन्होंने गलत कर दिया, तो पूरे मीडिया ने उनको जो है वो ठुकरा दिया, न्यायालय ने भी उनको बात सुनाई कि ऐसा बोलना गलत है। तो आपको बोलने का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हम शब्दों का, अर्थों का सही रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम फंस जाते हैं कभी। और जितना संयत रूप में हम बोलते हैं, उतना अधिक हमारे भाषा का प्रभाव जो है वो सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अर्थ ग्रहण भी हमें महत्वपूर्ण है। अर्थ कैसे लगाया जाए शब्दों का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए व्याकरणिक स्तर पे, संरचनात्मक स्तर पर सैद्धांतिक जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
मैं एक बार क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, मैं हर साल इसका उदाहरण देता हूँ। अब माल्यार्पण करना ये शब्द है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या? ये माल्यार्पण करना, माल्यार्पण करने का मतलब होता है फूल को अर्पित करना, पुष्प की माला को पहनाना। अब माला को पहनाना, एक व्यक्ति सत्कार में कह रहा था कि ये इसको माल्यार्पण करेंगे, वो इसको माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने शब्द का अर्थ समझ लिया कि फूल के हार को पहना, लेकिन माल्यार्पण का मतलब होता है हार को पहनाना, लेकिन किस पर? मृतदेह पर या मरे हुए व्यक्ति के फोटो पर, इसको कहेंगे माल्यार्पण करना। हम इसको किसी जिंदा आदमी को हार पहनाते हैं तो माल्यार्पण नहीं करते हम। शब्द का सही अर्थ हमें समझ में होना चाहिए। देखिएगा, श्रद्धांजलि मतलब श्रद्धा पूर्वक हम किसी को हमारी ये देना, तो श्रद्धांजलि ये शब्द अच्छा है, लेकिन श्रद्धांजलि का अर्थ हम केवल कहीं पर भी नहीं लगाते। कोई व्यक्ति सो गया हो, कोई व्यक्ति अच्छा हो, हम कहेंगे हम उनको श्रद्धांजलि देंगे? नहीं, मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो शब्दों के अर्थ को समझना बहुत जरूरी होता है ना? हमने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं आपने? देखी कि नहीं हाँ फिल्म? सर। हाँ देखिए, उसमें वो एक कॉन्वोकेशन समारंभ में वो बात करते रहता है, देखिएगा वो भाषण देता है ना, रटा हुआ भाषण हाँ देता है। हाँ, तो शब्दों के अर्थ को उसने समझ लिया था क्या? नहीं। नहीं, बस उसने क्यों रेक्टिफाई कर दिया था, बिल्कुल उसको शब्द का अर्थ पता नहीं था, कुछ नहीं था। वो क्या बोलता जा रहा, उसको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा भाषण दे रहा हूँ, लेकिन वो शब्दों के अर्थ को ही समझ नहीं पाता था। तो फजियत हो गई उसकी आगे जाकर, तो प्रॉब्लम आ गया उसको, तो निगेटिव बात हो गई ना उधर। शब्द के मतलब, शब्द के अर्थ, व्यंग को समझ नहीं पाना, ये हमारी अभिव्यक्ति कौशल के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए जरूरी है, अगर हमें अपना भाषण कौशल, भाषण का मतलब बोलना, बोलने के कौशल का विकास करना है, तो 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक भाषा का एक पक्ष है उच्चारण पक्ष। उच्चारण पक्ष मतलब शब्द के सही उच्चारण को समझे, शब्द के सही बलाघात, बलाघात मतलब कौन से शब्द पर जोर देकर बात की जा रही है, कौन से वाक्यों पर जोर देकर बात किया जा रहा है। भाषा की आवृत्ति, तान अनुतान मतलब भाषा को छोटा बनाना, एक आध शब्द को खींचना, बड़ा करना, यह भी जरूरी होता है। और दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति, उसमें शाब्दी, अर्थी व्यंजना, शब्द को समझना, अर्थों को समझना, वाक्यों को समझना, तभी हम किसी भाषा में परफेक्ट बन सकते। हमें उत्तर लिखते समय, बहुत से विद्यार्थी बात करते समय अपनों से बड़े व्यक्ति के साथ कैसी बात करनी चाहिए हिंदी में करते समय हमें पता नहीं होती, तो एक्चुअल हमें आप कह के कहना चाहिए, लेकिन बहुत से विद्यार्थी तुम ही कहते हैं। अपने से छोटा व्यक्ति हो अगर तुम, लेकिन बड़े व्यक्ति को आप कहें, आदर सूचक है, लेकिन बात करते समय सर तुम नहीं थे वहां पर, सर आप नहीं थे, नहीं सर तुम नहीं थे, हम आए थे, तुम नहीं थे, लेकिन हम आदरपूर्वक बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। शब्दों के अर्थ को समझना, तभी हम प्रभावात्मक रूप में बात कर पाएंगे। तो ये हो गया सैद्धांतिक पक्ष भाषण कौशल का। दूसरा है आपका जो सिक्स सेंस है, जिसको हम कहते हैं कि व्यावहारिकता। ये व्यावहारिकता हमें सिखा देती है कि ये भाषा रूपी शस्त्र का प्रयोग कैसे करना है। बच्चों के साथ बात करनी हो तो कैसी करनी चाहिए, बड़ों के साथ करनी हो तो कैसी करनी चाहिए, प्रसंग के अनुकूल हमें बात कैसी करनी चाहिए, प्रसंगों के अनुकूल हम शब्दों का प्रयोग कैसे करें, ये व्यावहारिक बात है। नहीं तो लोग कहते इतना पढ़ा लिखा हो गया है, तुम्हें बोलने तक की समझ नहीं है, कैसे बात कर रहे हो तुम, और आपको पता आप किससे बात कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो। ये इसका मतलब होता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें आपकी कुशलता नहीं है। तो कौन व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि हम बोलने पर, हमारे भाषा पर हमारा अधिकार हो, हम प्रभावकारी रूप में बोले, हम प्रभावकारी रूप में लोगों पर छाप पड़े हमारी, हम लिखते हैं तो उत्तर में हमारी छाप पड़े, हम सेमिनार देते हैं तो हमारा बोलना समर्पक हो।
अक्सर मैं क्या करता हूं ऐसे लेक्चर में, विद्यार्थियों को खड़ा करता हूं और कोई विषय दे दो उनको, आप बोलो। वो 2 मिनट भी बात नहीं करता है। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो बोलो 2 मिनट, सोचने के लिए 2 मिनट, कुछ नहीं बोलेगा वो। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके पास शब्द भंडार नहीं है बोलने के लिए, तर्क शक्ति नहीं। जितना ज्यादा शब्द भंडार आपके पास होगा, जितना ज्यादा शब्द अर्थ वाक्य संरचना व्याकरणिक ढंग से शब्द अर्थ वाक्य ये सबका नॉलेज हमारे पास होगा, उतना ज्यादा हम किसी भी विषय को सहजता से और प्रभावात्मक रूप में बोल पाते हैं। सहजता से हम किसी कोई भी विषय हमें दे दो, हम उसको बोल पाएंगे। लेकिन शब्द भंडार ही नहीं है तो 10 रुपए 10 10 रुपए में चीजें कितनी खरीदी जा सकती है। आपके पास ज्यादा पैसे है तो ज्यादा अभिव्यक्ति आपके पास होगी। तो इसलिए जरूरी है कि भाषाई कौशल में, भाषण कौशल के लिए सबसे जरूरी होता है श्रवण कौशल का विकसित होना। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे। हम सुनते ही कम है, हमें सुनने के लिए टाइम नहीं, हम बोलने पर जोर देते। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आप जितना ज्यादा सुन पाएंगे उतना अपना शब्द भंडार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और हम बोल पाएंगे। तो प्रभावात्मक रूप में अभिव्यक्ति के लिए आपको समझ लीजिए विद्यार्थियों, आपको बहुत सुनना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा, उच्चारण को समझना पड़ेगा, भाषा के तान अनुतान को समझना पड़ेगा। उसी तरह भाषाई कौशल का विकास के साथ साथ हम अपने बॉडी लैंग्वेज का उपयोग अपने आप आ जाता है, हमारे अंदर जो चलता है वो बाहर बराबर आ जाता है। हमें कोई बॉडी लैंग्वेज सिखाता नहीं। बॉडी लैंग्वेज हम बोलते कुछ और है और इशारे कुछ अलग करते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है ना? तो हमारी आंखें हो, हमारे हाथ हो, हमारी उंगलियां हो, हमारे गर्दन हो, तो इस सभी का प्रयोग हम शब्द के अनुकूल, भाव के अनुकूल और विचारों के अनुकूल करते हैं, तब भी हमारे बोलने का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमारे भाषण कौशल को, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आपको उच्चारण में, उच्चारण स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है। उच्चारण स्तर पर काम करना इसका मतलब उच्चरित शब्दों को सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी भी भाषा, अंग्रेजी सीख रहे हो या जो कोई भी सीख रहे हो, पहले सुनो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मौखिक में शाब्दिक आर्थिक वाक्य संरचना पर समझना भी बहुत जरूरी होता है, तभी हम प्रभावकारी रूप में बोल पाएंगे। समझ में आ गया आपको? जी सर। हाँ। अब पहले हमने श्रवण कौशल में देखा कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना मतलब कैसे? ध्यान पूर्वक सुनना, सुनी गई बात पर चिंतन और मनन करना, चिंतन और मनन करके अपना मंतव्य स्थिर करना, और मंतव्य स्थिर करके तदनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया देना। जितना ज्यादा सुनने की प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हम हमारे बोलने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो बोला कैसे जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए? तो शब्द, पहले स्तर पर शब्द का उच्चारण सने, शब्द को, ध्वनियों को पहचाने, वाक्यों को पहचाने, अर्थों को पहचाने। ये पहचानने की आदत आपको डालनी पड़ती है। कभी कभी बच्चों को जोक भी समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ये शब्दों का प्रयोग कैसे किया, इसमें जोक भी है या नहीं। आपको व्यंग समझ में आनी चाहिए, आपको जोक समझ में आनी चाहिए, आपको गुस्सा समझ में आना चाहिए, आपको लक्ष्यार्थ समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आ गया तो आपको भाषा ही बोलनी नहीं आएगी ढंग से, विकास करना तो छोड़ो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, भाषाई कौशल को समझना। तो मित्रों, आज हमने भाषाई कौशल को लेकर श्रवण कौशल के बाद वाचन कौशल देखा है।
तो ये थोड़ा मैंने विस्तार से लिया था ये चैप्टर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो परीक्षा की दृष्टि से भी, और दूसरा हमारे विद्यार्थी जीवन में भाषाई कौशल को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि हमें सेमिनार देने होते हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, हमें लिखना भी पड़ता है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी को समझ में आ गई? कोई शंका है आपको? विद्या, पूजा, हर्षदा, हाँ तो बोलिए। लक्ष्यार्थ क्या? लक्ष्यार्थ मतलब क्या? हाँ देखिएगा, शब्द के 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के, जैसे मैंने कहा था। एक तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है सीधा सीधा अर्थ लेना। जैसे मैं कहता हूं दो, दो का मतलब आप दो ही लेते हैं, एक और एक दो, है ना। मतलब मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो अभिधा होता है, जैसे कहा गया वैसे ही। जैसे जैसे विज्ञान की जो भाषा होती है वो अभिधात्मक होती है, शब्द के पीछे कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम कविता होती है ना, कविता, कविता में क्या होता है, शब्द के पीछे अर्थ होता है ना। शब्द के पीछे एक अर्थ होता है। जैसे आपका मुंह तो चंद्रमा के समान है, इसका मतलब क्या है? आप सुंदर हो। सुंदर है। किसी ने कोई दूसरा अर्थ पता है क्या किसी को? क्या एक ही अर्थ है ये? एक ही अर्थ है ना। आपका मुख चंद्रमा के समान है कि क्या अर्थ है? कि आप सुंदर है ना। अब वाकई में चंद्रमा सही अर्थों में देखा जाए तो चंद्रमा दिखने में सुंदर है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं। बिल्कुल नहीं है, दिखने में सुंदर नहीं है। ऊपर जाएंगे तो हम देखते हैं कैसे ऐसे गड्ढे पड़े हुए। अगर वैसे के वैसा चेहरा किसी का हो तो बड़ा क्रूप लगेगा। लेकिन शब्दावली में कहा गया है कि चंद्रमा की जो शीतलता होती है बहुत सुंदर होती है, तो आप चंद्रमा के समान सुंदर है। पारंपरिक रूप में चंद्रमा को सुंदरता के साथ जोड़ा गया है। इसलिए चंद्रमा का अर्थ जैसे आपने बराबर लिया कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब सुंदर है ना। आपके ओठ तो कमल की पंखुड़ियों जैसे है। उनके ओठ तो क्या, वैसे मानो कमल की पंख, उनकी चाल तो क्या मानो हिरनी जैसी हो। लेकिन हिरन जैसा भागता है वैसी चाल तो हमने देखी नहीं, वो किसी की होती भी नहीं है। वो तो कितना तेज भागता है। लेकिन ये जो लक्ष्यार्थ होते हैं ना, इसको कहा जाता है शब्द के पीछे का अर्थ लेना। शब्द के पीछे का अर्थ लेना। हम जब किसी के साथ डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली हमें जो कहना होता है, जैसे मैंने सास बहू के बारे में बताया, डायरेक्ट बहू कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्टली कह दिया, लेकिन उसको क्या कहना है, उसको क्या कहा जाता है? लक्ष्यार्थ। समझ में आ गया आपको? फोकस हो से। हाँ, लक्ष्यार्थ। और व्यंग का अर्थ तो पता ही है, किसी को व्यंग से कुछ कह देना। आप बड़े राजा महाराजा की औलाद है, आप तो बड़ी महारानी है किसी शहर की, किसी राज्य की तो महारानी है आप, ये व्यंग से कहना, मतलब व्यंग का अर्थ। तो शब्द, अर्थ, व्यंग, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए। ये अगर हमें आते हैं तो निश्चित रूप में आप प्रभावकारी रूप में बात कर सकते हैं और हमारे भाषण कौशल पर हमारा अधिकार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ शंका है आपको? नहीं सर। सर। ठीक है, कल हम इस चैप्टर का अगला हिस्सा लेंगे, लेखन को, वाचन कौशल को लेकर, और परसों इसको हम पूरा कर देंगे, पूरे चैप्टर। ठीक है, आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।